हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का है हमारा टॉपिक 11, जिसमें हम पढ़ेंगे फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है उसके बारे में, यानी कि घर्षण बल के बारे में आज पूरा डिटेल से अच्छे से पढ़ेंगे। और हमारा 6 to 8 का साइंस का आपका टॉपिक सीरीज़ जो है कंटिन्यूअसली चल रहा है। तो जो है आप लोगों के 10 टॉपिक्स कंप्लीट हो गए हैं, ज़्यादा अब इसमें कुछ बाकी नहीं रह गया, कुछ टॉपिक और हैं जो जल्दी ही हम कवर करा देंगे। सॉरी फॉर लेट कि ये वीडियो आपका थोड़ा सा डिले हो गया, लेकिन अब आगे आने वाले बाकी वीडियोस आपको टाइमली ही मिलेंगे। सो जो भी स्टूडेंट्स चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बाकी सारे टॉपिक्स आप देख सकते हो, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। उसकी एक टॉपिक वाइज सीरीज़ भी बनी हुई है, तो उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। तो जिन्हें सारे वीडियोज़ देखने हो टॉपिक वाइज, तो वो वहाँ से देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। घर्षण बल क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स क्या है। तो ये एक तरह का कांटेक्ट फोर्स होता है, ठीक है, एक तरह का संपर्क बल होता है कि जब भी दो ऑब्जेक्ट आपस में कांटेक्ट में आते हैं, यानी कि संपर्क में आते हैं जब दो ऑब्जेक्ट, तब ये फोर्स लगता है। जैसे अगर हम किसी बॉल को फेंकते हैं तो वो बॉल क्या करती है, कुछ टाइम बाद सरफेस पर रुक जाती है। तो वो क्यों रुक जाती है, क्योंकि वहाँ पर घर्षण बल लग रहा होता है। किसी भी चलती चीज़ पर अगर उसको रोका जाता है तो वो घर्षण बल की वजह से ही रुकती है। जैसे अगर आप रनिंग कर रहे हो तो आप रुकते हो, खुद को रोकते हो, तो किसकी वजह से रोक पाते हो, घर्षण बल की वजह से रोक पाते हो। या अगर हम ये कह दें कि जैसे कोई एक कार है, ठीक है, और वो अगर चल रही है, तो ये कार है और ये अगर इस रोड पर चल रही है, ठीक है, तो ये कार इस रोड पर चल रही है, तो ये इस डायरेक्शन पर जा रही है, तो ये स्पीड में चल रही है। इसे रोकने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, घर्षण बल की ज़रूरत पड़ती है। इसके अपोजिट डायरेक्शन पर एक फोर्स लगता है। कौन सा फोर्स वो होता है, वो होता है आपका फ्रिक्शन फोर्स। इस कार की अपोजिट डायरेक्शन पर एक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होता है। मान लो अगर हम राइट की तरफ जा रहे हैं तो जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो लेफ्ट की तरफ लगता है, ठीक है, लेफ्ट की तरफ हमेशा अपोजिट डायरेक्शन पर लगेगा। अगर कार राइट डायरेक्शन पे जा रही है तो फ्रिक्शन फोर्स यानी कि घर्षण बल लेफ्ट डायरेक्शन पर लगेगा, ठीक है। या अगर बात कर ले, कार अगर लेफ्ट की डायरेक्शन पर जा रही है तो फ्रिक्शन फोर्स फिर कहाँ लगेगा, राइट डायरेक्शन पर लगेगा, ठीक है। तो फ्रिक्शन फोर्स हमेशा अपोजिट डायरेक्शन यानी कि विपरीत दिशा पर लगता है। अगर हम लोग मान लो चल भी रहे हैं, कोई एक लड़का चल रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन पर जा रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स किस डायरेक्शन पर लगेगा, इसकी अपोजिट डायरेक्शन पर लगेगा फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। अब घर्षण बल कैसे लगता है, क्वेश्चन ये है कि घर्षण बल लगता कैसे, कि जब दो ऑब्जेक्ट आपस में इंटरलिंक करते हैं तब घर्षण बल लगता है। जैसे एक ऑब्जेक्ट के जो पार्टिकल हैं कुछ इस, ये जैसे बॉल है, इसके पार्टिकल्स, बॉल भी जैसे आपकी काफ़ी सारे पार्टिकल से मिलकर बनती है, और एक ये सरफेस है, तो ये सरफेस भी काफ़ी सारे पार्टिकल से मिलकर बना होगा, और ये बॉल भी जो है ये भी काफ़ी सारे पार्टिकल से मिलकर, तो बॉल के कुछ सरफेस इस टाइप से है और सड़क का कुछ सरफेस इस टाइप से है, ठीक है। तो ये जब एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो ये आपस में इंटरलिंक कर जाते हैं, जिस वजह से यहाँ पे क्या लगता है, फ्रिक्शन फोर्स लगता है। और फ्रिक्शन फोर्स तभी लगेगा जब ये एक दूसरे के कांटेक्ट पे आएंगे। और एग्जांपल से समझिए, जैसे आपने घरों में देखा होगा कि हमारे जो घरों का मेन डोर होता है, जो लोहे का दरवाज़ा होता है, उसका जो कुंडा होता है तो वो बहुत ही टाइट खुलता बंद होता है। जब सर्दियों के दिन होते हैं तो बहुत टाइट खुलता बंद होता है। क्यों टाइट खुलता बंद होता है, क्योंकि जो लोहे का कुंडा होता है और जो डोर होता है, तो दोनों ही ऑब्जेक्ट जब कांटेक्ट में आते हैं तो उन दोनों ही ऑब्जेक्ट के जो पार्टिकल्स हैं वो आपस में बहुत ही स्ट्रांगली तरह से इंटरलिंक करते हैं, बहुत स्ट्रांग तरह से आपस में इंटरलिंक करते हैं, जिस वजह से वहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा लगता है। तो हम उन्हें कम कैसे करते हैं, हम वहाँ पर ऑयल का यूज़ करते हैं, लुब्रिकेंट का यूज़ करते हैं वहाँ पर। तब वो क्या होता है, बहुत ही स्लिपरी जो है खुलने बंद होने लगता है, बहुत ही आराम से इजीली वो खुलता और बंद होता है। क्यों, क्योंकि अब वहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स कम लग रहा है, क्योंकि उन दोनों के जो ऑब्जेक्ट हैं वो क्या है, जब कांटेक्ट में आते हैं तो उन दोनों के जो पार्टिकल्स हैं वो आपस में अच्छे से इंटरलिंक नहीं कर पा रहे, इस वजह से वहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स कम लग रहा है, जिस वजह से बहुत आसानी से वो खुल रहा है, बंद हो रहा है। अब जैसे आपने देखा होगा कि एक बच्चा है, आप इमेज में देख पा रहे हो कि ये बच्चा दौड़ रहा है, रन कर रहा है, और सडनली यानी कि अचानक से इसके पैर के नीचे केले का छिलका आ जाता है, तो ये गिर जाता है। क्यों गिर गया, क्योंकि जो बच्चा है इसके जो पैर, ये शू पहने हुए हैं, तो इसके जो शूज़ हैं, इसके जो पार्टिकल हो और जो सरफेस है जिस पर ये दौड़ रहा है, तो उसके पार्टिकल्स
ये पार्टिकल्स आपस में अच्छे से इंटरलिंक नहीं हो पाते। क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि इनके बीच में जो है केले का छिलका आ जाता है, तो ये दोनों ही आपस में अच्छे से इंटरलिंक नहीं कर पाते, जिस वजह से ये जो है इनके बीच में फ्रिक्शन फोर्स नहीं लग पाता और ये गिर जाते हैं। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि हमारी लाइफ में जो है फ्रिक्शन फोर्स का कितना इम्पोर्टेंट रोल है, कि हम दौड़ भी रहे होते हैं, चल भी रहे होते हैं, हम रन कर रहे होते हैं, तो हमें रोकने में कौन काम करता है? हमारी हेल्प कौन करता है? फ्रिक्शन फोर्स करता है। हम कोई गाड़ी चला रहे होते हैं, जिसे हम ब्रेक लगाते हैं, तो हमें रुकने में कौन सा फोर्स हेल्प हमारी करता है? फ्रिक्शन फोर्स हमारी हेल्प करता है, ठीक है। या फिर हम पेन, पेंसिल या ब्लैक बोर्ड में या कॉपी में अगर हम लिख रहे हैं, तब हमें रुकने के लिए कौन सा फोर्स हमारी हेल्प करता है? तो फ्रिक्शन फोर्स हेल्प करता है। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि फ्रिक्शन फोर्स जो है हमेशा अपोजिट डायरेक्शन पे काम करता है, और कब वर्क करेगा? जब दो ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में आते हैं, तब ये हेल्प करेगा, ठीक है। तब फ्रिक्शन फोर्स लगता है जब दो ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में आते हैं, संपर्क में आते हैं। हर जगह पर और हर जगह जो है हमें फ्रिक्शन फोर्स की नीड होती है, आवश्यकता होती है। हम चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, लिख रहे हैं, इनफैक्ट हम ग्लास पकड़ के अगर पानी भी पी रहे हैं ना, तो वहाँ पे भी फ्रिक्शन फोर्स हमारी हेल्प करता है, ठीक है। तो हर जगह हमारे फ्रिक्शन फोर्स हेल्प करता है। अगर हम ग्लास को पकड़ के पानी पी रहे हैं और फ्रिक्शन फोर्स अगर नहीं लगेगा, तो हमारा ग्लास जो है हमारे हाथ से छूट कर नीचे गिर जाएगा, ठीक है। तो हर जगह पर फ्रिक्शन फोर्स जो है वर्क करता है। तो आप समझ सकते हो फ्रिक्शन फोर्स कितना इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए। अब हम बात करें कि फ्रिक्शन फोर्स कितने टाइप के होते हैं, तो बेसिकली फ्रिक्शन फोर्स जो होते हैं वो आपके 4 टाइप के हैं। हमारे जो सीटेट एग्जाम में पूछे जाते हैं वो 3 फ्रिक्शन फोर्सेस ही पूछे जाते हैं, इन्हीं से हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कौन कौन से फ्रिक्शन फोर्स हैं? ये स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, जिसे हम स्थैतिक घर्षण बल कहते हैं। इसके अलावा दूसरा है आपका स्लाइडिंग फ्रिक्शन, जिसे हम सर्पी घर्षण कहते हैं। तीसरा है आपका रोलिंग फ्रिक्शन, जिसे हम लूटनिक फ्रिक्शन कहते हैं। और चौथा होता है फ्लूइड फ्रिक्शन, जिसे हम द्रव घर्षण कहते हैं। फ्लूइड फ्रिक्शन जिसे हम द्रव घर्षण कहते हैं, वो हमारे एग्जाम्स में नहीं पूछा जाता। तो इन्हीं 3 से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, इसलिए मैं इन्हीं 3 को बताऊंगी। तो जैसे कि हमने आपको फ्रिक्शन पूरा बता दिया था कि फ्रिक्शन क्या है? सरफेस यानी कि कोई पृष्ठ पर अपोजिट डायरेक्शन पर एक बल लगता है जो हमें रोकता है या फिर हमें गिरा देता है। तो फ्रिक्शन फोर्स एक लिमिट में हो, यानी कि एवरेज हो, तो बेहतर होता है। अगर फ्रिक्शन फोर्स बहुत ज़्यादा हो जाता है तो भी हमारे लिए हार्मफुल होता है, और अगर बहुत कम हो जाता है तो भी हमारे लिए हार्मफुल होता है। जैसे अगर हम सिलाई मशीन चला रहे हैं, तो वो अगर बहुत ज़्यादा टाइट चलती है तो हमें प्रॉब्लम क्रिएट होती है, हम फिर कपड़ा सिल नहीं पाते, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा टाइट चल रही है, इसका मतलब वहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा लग रहा है ना, तो वो हमारा काम नहीं बना पा रही। तब हम क्या करते हैं? ऑयल का यूज़ करते हैं। जैसे ही हम ऑयल डाल देते हैं, तब क्या होता है? वो स्मूथली चलने लगती है। क्यों? क्योंकि जो 2 ऑब्जेक्ट आपस में कांटेक्ट में आ रहे थे ना, वो ऑब्जेक्ट के बीच में जो है अब ऑयल चला गया, जिस वजह से वो बहुत ही स्लिपरी चल रहे हैं, जिस वजह से क्या है, हम आराम से अपना काम कर पा रहे हैं। तो हमारी लाइफ में फ्रिक्शन फोर्स की नीड है, लेकिन बहुत ज़्यादा जब फ्रिक्शन फोर्स हो जाता है, तो कोई भी चीज़ है, अगर लिमिट से ज़्यादा होती है तो भी वो हार्मफुल है, लिमिट से कम होती है तो भी वो हार्मफुल है। अगर फ्रिक्शन फोर्स ना के बराबर होगा, तो जैसे अगर हम टाइल की फर्श पर चल रहे हैं, अगर हम वहाँ पर ऑयल का यूज़ कर लें, तब हम ऑयली फर्श पर चले, अगर उसी टाइल पर हम ऑयल गिरा लें फिर हम चले, तो हम नहीं चल पाएंगे, हम गिर जाएंगे। क्यों? जो हमारे पैरों के जो तलवे हैं और ज़मीन की जो फर्श है, ये दोनों ही ऑब्जेक्ट क्या है? आपस में अच्छे से इंटरलिंक नहीं हो पाएंगे। कब नहीं हो पाएंगे? जब ऑयल होगा बीच में। जब अच्छे से इंटरलिंक नहीं कर पाएंगे, तो अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स भी नहीं लग पाएगा, क्योंकि बीच में ऑयल है, और ऑयली सरफेस में हमेशा जो है फ्रिक्शन का बहुत कम फ्रिक्शन फोर्स वहाँ पे लगता है, बहुत ही कम लगता है, ठीक है। घर्षण जो है यानी कि फ्रिक्शन जो है संपर्क में आने वाले 2 पृष्ठों की अनियमितताओं यानी कि 2 सरफेस इरेगुलरिटीज के कारण होता है। रफ सरफेस पे ये अनियमितताएं ज़्यादा होती हैं, इसलिए फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा लगता है। जैसे कोई एक ऑब्जेक्ट है और इसका सरफेस कुछ इस टाइप से है, और दूसरा ये ऑब्जेक्ट है, इसका सरफेस कुछ इस टाइप का है, तो ये जितना ज़्यादा वैसा होगा ऊपर नीचे, उतना ज़्यादा जितना ज़्यादा ऊपर नीचे, मतलब कुछ इस टाइप से, अगर जितना ज़्यादा होगा यानी कि वो उतना ज़्यादा रफेज है, यानी कि उतना ज़्यादा खुरदुरा है। जितना खुरदुरा होगा उतना ज़्यादा ये आपस में अच्छे से इंटरलिंक करेगा, ठीक है। जितना खुरदुरा होगा उतना ज़्यादा 2 ऑब्जेक्ट आपस में अच्छे से इंटरलिंक करेंगे, और जब ये अच्छे से इंटरलिंक करेंगे, बहुत स्ट्रांगली इंटरलिंक करेंगे, तो इसका मतलब यहाँ पर घर्षण बल ज़्यादा लगेगा, और जब ये अच्छे से इंटरलिंक नहीं करेंगे तो वहाँ पे घर्षण बल कम लगता है। तो आपको 2 बातें याद रखनी है कि जहाँ भी खुरदुरा सरफेस हो, वहाँ पर आपका घर्षण बल जो है रफ सरफेस पे आपका ज़्यादा लगता है, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लैट सरफेस है, तो वहाँ पर जो है आपका फ्रिक्शन थोड़ा कम लगता है। बहुत ही ज़्यादा फ्लैट, तो वहाँ पर कम। जितना फ्लैट सरफेस उतना फ्रिक्शन फोर्स कम, जितना रफ सरफेस उतना ही ज़्यादा फ्रिक्शन फोर्स होगा। तो ये 2 बातें आपको याद रखनी है।
घर्षण ना हो तो हम पेन पेंसिल से लिख नहीं सकते, ब्लैक बोर्ड पे हम चॉक से नहीं लिख सकते बिना घर्षण के। अब हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। तो एनसीईआरटी में आपके 3 टाइप्स के फ्रिक्शन की बात की गई है, जहाँ से आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, हर बार क्वेश्चन आता है और बहुत बार पूछा भी गया है। जिसमें पहला है आपका स्टैटिक फ्रिक्शन, जिसे हम स्थैतिक घर्षण कहते हैं। तो किसी रुकी हुई वस्तु को रेस्ट से मोशन यानी कि गति स्टार्ट करने की स्थिति में घर्षण पर पार पाने के लिए वस्तु पर लगाया जाने वाला जो बल होता है उसे स्थैतिक यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। जैसे तो देखिए, जैसे ये सरफेस है और इस पर एक ये अलमीरा रखी हुई है, ठीक है। तो अभी ये रेस्ट पोजीशन पे, अभी ये विराम अवस्था पर है। तो हम जब इस पर क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, तो हम इस पर बहुत फोर्स लगा रहे हैं लेकिन ये खिसक नहीं रही है, ठीक है। ये एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं जा रही है, खिसक नहीं पा रही। क्यों नहीं खिसक पा रही है? क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, ठीक है। इसके अपोजिट डायरेक्शन में बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, इस वजह से ये खिसक नहीं पा रही। तो हम क्या करते हैं, जैसे इस अलमारी का जो वेट है 10 न्यूटन है, ठीक है। तो अगर हम इसे 9 न्यूटन का अगर वेट 9 न्यूटन के हिसाब से अगर हम इसे फोर्स करते हैं तो ये खिसकेगी नहीं। लेकिन अगर हम इसे 10 न्यूटन के अकॉर्डिंग अगर हम इसको खिसकाते हैं तो ये इसी के बराबर का हो गया इसका वेट, तो ये आराम से खिसक जाएगी। लेकिन अगर हम 10 से ज़्यादा 11 दे दें तो बहुत ही आराम से खिसक जाएगी, ठीक है। तो वही चीज़ कही गई कि रेस्ट पोजीशन से अगर हम मोशन की पोजीशन पे लेके आते हैं तो उस टाइम पे जो फोर्स होता है वो आपका स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। वही बात कही गई है कि किसी रुकी हुई वस्तु को रेस्ट से मोशन यानी कि गति स्टार्ट करने की स्थिति में घर्षण पर पार पाने के लिए वस्तु पर लगाया जाने वाला जो बल होता है वो आपका स्टैटिक फ्रिक्शन होता है। और सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्रिक्शन अगर हम कहें तो यही सबसे ज़्यादा आपका स्ट्रॉन्ग फ्रिक्शन होता है, ठीक है। किसी वस्तु का, किसी अलमीरा का वेट था 10 न्यूटन और हम उस पर अगर 9 या फिर 8 न्यूटन का अगर हम फोर्स लगा रहे थे तो वो नहीं खिसक रही थी अपनी जगह से खिसक के दूसरी जगह पर नहीं हम उसको खिसका पा रहे थे। लेकिन जब हमने उसी के बराबर का फोर्स लगाया यानी कि 10 न्यूटन उसका था तो 10 न्यूटन का हमने भी अगर फोर्स उस पर लगाया तो वो थोड़ी खिसकी, वो विराम अवस्था से मोशन पर आई। इसका मतलब तब उस कंडीशन पे उस पर कौन सा फोर्स था, स्टैटिक फ्रिक्शन था। और हमने जो 10 न्यूटन का जो उस अलमीरा पे फोर्स लग रहा था, अगर हमने उस पर 11 न्यूटन का फोर्स लगा दिया तो वो आराम से हम उसको आराम से इधर से उधर शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। कुल मिला के हमें या तो उसके बराबर का लगाना है या फिर उससे ज़्यादा न्यूटन का फोर्स लगाना है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो दूसरा हम देख लेते हैं घर्षण, जिसे हम बोलते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो किसी वस्तु को उसी चाल में गतिशील रखने के लिए आवश्यक बल उसके सर्पी घर्षण की माप होती है। जैसे कोई वस्तु है, मान लीजिए स्लाइडिंग जैसे इस टाइप से रहती है, थोड़ा सा ऐसे झुकावदार। तो यहाँ पे कोई वस्तु है, कोई भी मान लो बॉक्स है, अगर हमने इसको एक बार अगर पुश कर दिया तो ये अपने आप नीचे चला जाता है, हमें दोबारा इसे पुश नहीं करना पड़ता, दोबारा इस पर फोर्स नहीं लगाना पड़ता, ठीक है। ये वस्तु अपने आप जो चलती चली जाती है और इसे रुकने में भी वक्त लगता है। क्यों? क्योंकि घर्षण बल इसके अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है। चूंकि ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन है इसलिए स्लाइडिंग फ्रिक्शन में घर्षण बल जो है वो कम काम करता है, मतलब मध्यम रहता है, बहुत कम लगता है उस समय, फ्रिक्शन फोर्स जो है वो कम लगता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। जैसे आप जैसे स्लाइड करते हो, जैसे आपने पूल्स वगैरह में देखा होगा जो स्लाइडिंग्स लगी रहती हैं, तो वहाँ पे आप जो है सरकते हो तो एक बार खाली आप अपने आप को सरकाते हो और नीचे सरकते चले जाते हो और फिर जाके पूल पे चले जाते हो। तो इस तरह से, या फिर अगर रोड इस तरह से कुछ बनी होती है, पूल होते हैं, एफिलेटेड ट्रैक होते हैं, तो वो कुछ इस तरह से बने होते हैं झुकावदार। तो इसमें क्या होता है, गाड़ी जो है थोड़ा सा ब्रेक लगा के चलती है, एक्सीलेटर नहीं लेना पड़ता। क्यों? क्योंकि यहाँ फ्रिक्शन फोर्स कम लग रहा है तो अपने आप से जो है वो चीज़ आगे बढ़ने लगती है। दूसरी बात कि जो सर्पी घर्षण है वह आपका जो है स्थैतिक घर्षण से कमज़ोर होता है। जैसे कि हमने आपको बताया कि सबसे स्ट्रॉन्ग आपका स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, स्थैतिक घर्षण होता है। दूसरे नंबर पे आपका आता है सर्पी घर्षण, जो स्थैतिक घर्षण से थोड़ा सा कमज़ोर होता है, थोड़ा वीक होता है। थर्ड है लोटनिक घर्षण, जिसे हम रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं। जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के सरफेस यानी कि पृष्ठ पर लुढ़कती है तो लोटनिक घर्षण कहते हैं। जैसे ये रोड है और ये एक गाड़ी का टायर है, ठीक है, ये टायर है, तो ये सरफेस 1 हो गया, ये सरफेस 2 हो गया, ये इस सरफेस पे लुढ़क रहा है ना, पहिया लुढ़क रहा है इस सरफेस में, ठीक है। तो इसमें कैसा घर्षण लग रहा है, तो इसमें लोटनिक घर्षण लग रहा है, रोलिंग फ्रिक्शन इसमें लग रहा है। और सबसे कमज़ोर फ्रिक्शन अगर बात की जाए तो सबसे कमज़ोर फ्रिक्शन आपका रोलिंग फ्रिक्शन होता है।
रोलिंग फ्रिक्शन कम होता है एज कम्पेयर टू स्लाइडिंग फ्रिक्शन। सबसे स्ट्रॉन्ग फ्रिक्शन किसमें होता है, हमने आपको बताया था स्थैतिक घर्षण, दूसरे नंबर पे आपका शर्पी घर्षण और तीसरे नंबर पे आपका लोटनिक घर्षण यानी कि रोलिंग फ्रिक्शन। अब रोलिंग फ्रिक्शन में फ्रिक्शन कम क्यों लगता है, इसमें क्यों कहा गया है कि सबसे कम फ्रिक्शन होता है, क्योंकि देखिए रोलिंग फ्रिक्शन आपका स्लाइडिंग फ्रिक्शन और स्थैतिक घर्षण से कम क्यों होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन से कम क्यों होता है, क्योंकि जो रोलिंग फ्रिक्शन होता है उसमें हमें फोर्स कम लगाना पड़ता है। क्यों, देखिए जैसे ये सरफेस है, ज़मीन है और इस पर ये बॉक्स रखा है, ठीक है, तो अगर हम इसमें फोर्स लगाएंगे, अलमीरा रख के फोर्स लगाएंगे तो ये जल्दी नहीं सरकेगी, हमें बहुत ताकत लगानी पड़ेगी। लेकिन अगर इसी में ही हम इसी अलमीरा में ही नीचे 2 पहिए लगा दें इस तरह से, तो ये बहुत जल्दी सरक जाएगी। अगर हम इसे पुश करेंगे तो ये जल्दी सरक जाएगी, ठीक है, ये जल्दी खिसकेगी। क्यों, क्योंकि हमारे जो ये पहिए हैं ये हमें हेल्प कर रहे हैं आगे इसको मूव कराने में, क्योंकि ये जो गोल पहिए हैं इनके जो खांचे हैं और जो सरफेस है इनके बीच में जो फ्रिक्शन कम लग रहा है, ठीक है, इनके बीच में फ्रिक्शन कम लग रहा है, तो इसीलिए जितनी भी भारी चीज़ें होती हैं उनमें पहिए लगे होते हैं ताकि हमें उनको घसीटने में हेल्प मिले। क्यों हेल्प हमें मिलती है, क्योंकि वो जो पहिए होते हैं और जो सरफेस होता है ज़मीन का, उन दोनों के बीच में फ्रिक्शन फोर्स जो है कम लगता है, जिस वजह से हम आसानी से भारी चीज़ को जो है एक जगह से दूसरी जगह कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। जैसे गाड़ी होती है, कारें होती हैं, तो इन सभी में जो है पहिए लगे होते हैं। जितनी भी बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं जैसे ट्रक वगैरह हो गए, तो इन सब में पहिए, एक जगह से दूसरी जगह अगर हमें सामान पहुंचाना है तो हम तो गाड़ी बनाई जाती है, एक जगह से दूसरी जगह सामान पहुंचाने के लिए गाड़ी बनाई जाती है और उन गाड़ी में क्या किए जाते हैं, पहिए लगाए जाते हैं ताकि ये गाड़ी एक जगह से दूसरी जगह आसानी से हम इसे लुढ़काते हुए ले जाए, क्योंकि लोटनिक फ्रिक्शन यानी कि रोलिंग फ्रिक्शन जो होता है वह आपका कम लगता है। 2 ऑब्जेक्ट जब ये कॉन्टैक्ट में आते हैं तो इनके बीच जो है 2 ऑब्जेक्ट यानी कि पहिया और ये सरफेस जब ये कॉन्टैक्ट में आते हैं तो इनके बीच जो है फ्रिक्शन फोर्स कम लगता है। कब, जब रोलिंग फ्रिक्शन रहता है। तो आपको एक बात याद रखनी है इंपॉर्टेंट, कि रोलिंग फ्रिक्शन में सबसे कम फ्रिक्शन फोर्स लगता है। अब इनका एग्जाम में सीक्वेंस जरूर पूछते हैं कि इनका सीक्वेंस क्या है, तो हमने आपको बताया कि सबसे स्ट्रॉन्ग आपका स्टैटिक फ्रिक्शन होता है जिसे स्थैतिक घर्षण कहते हैं, दूसरे नंबर पे आपका स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है जिसे सर्पी घर्षण बोलते हैं, थर्ड नंबर पे आपका आता है लोटनिक फ्रिक्शन जिसे रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं, ठीक है, लोटनिक घर्षण जिसे रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि रफ सरफेस पे फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा लगता है, स्मूथ सरफेस अगर होगा तो फ्रिक्शन फोर्स कम लगेगा, ठीक है, तो स्मूथ फ्रिक्शन पे फ्रिक्शन फोर्स कम लगेगा और रफ सरफेस पे फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा लगेगा। और घर्षण अगर ज़्यादा हो जाता है तो वो भी हमारे लिए हार्मफुल ही है, क्योंकि जो हमारे टायर्स होते हैं गाड़ी के, जो जूते के जो सरफेस होता है जूते का, तो अगर ज़्यादा फ्रिक्शन होता है ना तो वो चीज़ें घिस जाती हैं, ज़्यादा फ्रिक्शन की वजह से वो चीज़ें घिस जाती हैं, जैसे टायर घिस जाते हैं, जूते के जो सरफेस होते हैं, तलवे होते हैं, वो घिस जाते हैं ज़्यादा फ्रिक्शन की वजह से। तो फ्रिक्शन इंपॉर्टेंट है, लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन मीडियम ही रहे, एवरेज ही रहे तो ही वो चीज़ अच्छी रहती है। अगर वो ज़्यादा हो जाता है तो भी हमारे लिए हार्मफुल रहता है और बहुत कम हो जाता है फ्रिक्शन फोर्स तो भी हमारे लिए हार्मफुल रहता है। सो इसीलिए एवरेज ही सही रहता है, कि एवरेज रहे तो ज़्यादा सही रहता है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही था, सारा टॉपिक में जितना कुछ इंपॉर्टेंट था सब कुछ आपको बता दिया है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना अगर नए हो तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।